कोर्ट में जज जब किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो कई बार कठोर टिप्पणियां भी कर जाते हैं। कई बार ये टिप्पणियां विवाद का कारण भी बन जाती है, लेकिन मामला जज से जुड़ा होता है क्योंकि जज ने कोई टिप्पणी की होती है, इसलिए लोग इस पर बयान देने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाल ही में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जज ही सीजेआई के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना ने तो यहां तक कह दिया कि सीजेआई ने जो टिप्पणी की वो पूरी तरह से अनुचित है, साथ ही काफी कठोर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि आने वाले जज भी इसी तरह का व्यवहार करें। यही नहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया की भी टिप्पणी आ गई। उन्होंने भी सीजेआई की टिप्पणी को गैर जरूरी बता दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे घिर गए सीजेआई जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज ही सीजेआई के खिलाफ आ गए मैदान में, इसी पर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हमेशा अपने फैसलों और टिप्पणियों को लेकर तारीफें बटोरने वाले सीजेआई इस बार अपनी टिप्पणी को लेकर जजों के ही निशाने पर आ गए हैं। तो क्यों सीजेआई की टिप्पणी की आलोचना हो रही है, इसे जानने से पहले मामला जानना जरूरी है। तो पहले मामले को जान लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला सुनाया था। सवाल था, क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 यानी कि 45 साल पहले दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल पहले जो फैसला दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही पलट दिया है। तो सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, यानी 7 लोगों ने एक फैसला सुनाया और 2 ने अलग फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। और अब अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं। तो अब सीजेआई की इसी टिप्पणी की आलोचना हर तरफ हो रही है और खुलकर आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चीफ जस्टिस के जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर की गई टिप्पणी पर खुलकर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 39B की व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर जो टिप्पणी की गई है उस पर असहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि रंगनाथ रेड्डी, संजीव कोग, अबू कबूर बाई और बसंती बाई के मामलों में फैसले ने विचार के लिए उठने वाले मुद्दों को सही ढंग से तय किया और उनके गुण दोष पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता यानी कि जरूरत नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यानी नागरत्ना ने कहा कि जैसा कि कहा गया है, उन फैसलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियों को वर्तमान समय में किसी आलोचना की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही ये उचित है और ना ही वांछित है, यानी इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने आगे सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि क्या 1991 से भारत में अपनाए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में सुधार और पिछले 3 दशकों में लाए गए ढांचागत बदलाव, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद के दशकों में अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियों के विरुद्ध एक आईना नहीं है? क्या हम पूर्व न्यायाधीशों को एक विशेष व्याख्यात्मक परिणाम तक पहुंचने के लिए दंडित कर सकते हैं? इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने और भी बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि यह चिंता का विषय है कि कैसे भविष्य के न्यायिक बंधु अतीत के भाइयों के निर्णयों को देखते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पर सीजेआई पर सवाल उठा दिया कि जो अभी सीजेआई है वो पुराने जजों की टिप्पणियों को किस तरह देख रहे हैं। संभवतः उस समय को भूलकर जब उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और उस समय के दौरान राज्य द्वारा अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियां और संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा बनी थी। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने आश्चर्य भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या पूर्व जजों को किसी विशेष परिणाम पर पहुंचने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? वर्तमान समय की आर्थिक नीतियों में बदलाव के आधार पर
पुराने जजों को कलंकित नहीं किया जा सकता। यानी साफ तौर पर नागरत्ना ने सीजेआई की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। नागरत्ना ने आगे कहा कि कृष्णा अय्यर दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों पर ज्यादा राज्य नियंत्रण की वकालत करता है। एकल आर्थिक सिद्धांत जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम यानी आखिरी लक्ष्य मानता है, हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल ढांचे और सिद्धांतों को कमजोर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह चिंता का विषय है कि भावी पीढ़ी के न्यायिक बंधु अतीत के बंधु के निर्णयों को किस प्रकार देखते हैं, संभवतः उस समय को भूलकर जब बाद वाले ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और राज्य द्वारा अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियां जो उस समय संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, केवल राज्य की आर्थिक नीतियों में वैश्वीकरण और उदारीकरण तथा निजीकरण के प्रति प्रतिमान परिवर्तन के कारण, जिसे संक्षेप में 1991 के सुधार कहा जा सकता है या कहा जाता है, जो आज भी जारी है, इस न्यायालय के जजों को संविधान के प्रति अहित करने वाला नहीं कहा जा सकता। जस्टिस नागरत्ना आगे कहती हैं कि मैं कह सकती हूं कि बाद के समय में इस न्यायालय से निकलने वाली ऐसी टिप्पणियां अतीत के निर्णयों और उनके लेखकों पर राय व्यक्त करने के तरीके में अस्पष्टता पैदा करती हैं, जो उन्हें भारत के संविधान के प्रति अहित करने वाला मानती हैं। इस प्रकार ये संकेत देती हैं कि वो एक न्यायाधीश के रूप में अपने पद की शपथ के प्रति सच्चे नहीं रहे होंगे। बेशक कोई भी विशेष विचारधारा स्थिर नहीं होती और राज्य द्वारा समय की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन लाए जाते हैं। बदलते समय के अनुकूल वातावरण बनाने के ऐसे प्रयासों की न्यायपालिका द्वारा भी सराहना की जानी चाहिए, बेशक संविधान और कानूनों की उचित व्याख्या करके। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिमान परिवर्तन होने से, जो कि पूर्ववर्ती यूएसएसआर में पेरेस्ट्रोइका के समान है, मेरे विचार में ना तो पिछले दशकों के निर्णयों और ना ही उन मामलों का फैसला करने वाले जजों को संविधान के प्रति अहित कहा जा सकता है। इसका उत्तर इस दायित्व में निहित है कि विशेष रूप से ये न्यायालय और सामान्य रूप से भारतीय न्यायपालिका समय की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अतीत के ज्ञान के केवल उस हिस्से को चुनौती देता है जो वर्तमान के लिए उपयुक्त है, बिना पिछले जजों की निंदा किए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं जिससे भावी जजों को भी यही व्यवहार ना अपनाना पड़े। मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था व्यक्तिगत जजों से बड़ी है, जो इन महान देश के इतिहास के विभिन्न चरणों में इसका एक हिस्सा मात्र है। इसलिए मैं प्रस्तावित निर्णय में चीफ जस्टिस की टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं। इसके अलावा जस्टिस धूलिया ने भी जस्टिस अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि समापन करने से पहले मुझे कृष्ण अय्यर सिद्धांत पर की गई टिप्पणियों पर अपनी कड़ी असहमति भी दर्ज करनी चाहिए। यह आलोचना कठोर है, इससे बचा जा सकता था। कृष्ण अय्यर सिद्धांत या उस मामले में ओ चिन्नप्पा रेड्डी सिद्धांत उन सभी के लिए परिचित हैं जिनका कानून या जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये निष्पक्षता और समानता के मजबूत मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये ऐसा सिद्धांत है जिसने अंधेरे समय में हमारा मार्ग रोशन किया। उनके फैसले का लंबा हिस्सा न केवल उनकी दूरदर्शी बुद्धि का प्रतिबिंब है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति, क्योंकि मनुष्य उनके न्यायिक दर्शन के केंद्र में था। यानी एक तरह से कहा जाए तो सीजेआई ने कृष्ण अय्यर को लेकर जो टिप्पणी की थी, जो अपने फैसले के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था, उस पर अब वो बुरी तरह से गिर गए हैं और खुद जो जज हैं उन्होंने ही उन पर निशाना साध दिया। और इसके साथ ही जो ये बयान आए हैं नागरत्ना की तरफ से या धूलिया की तरफ से, उनके बयानों को लेकर जानकारी ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर वो सीजेआई होते तो उनका व्यवहार कैसा होता। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।